हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग जीरियाट्रिक नर्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि जीरियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके पर्पजेज होते हैं, क्या क्या जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से हमें स्वास्थ्य समस्याएँ देखने को मिलती हैं और एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे सबसे सिंपल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आप चाहे कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर लें, उनके नोट्स एक बार सर्च कर लें, देखें उनको नोट्स को। अगर मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग आल्सो नोन एज जेरेंटोलॉजिकल नर्सिंग, याद रखिएगा जीरियाट्रिक नर्सिंग को हम जेरेंटोलॉजिकल नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इट इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग। यह नर्सिंग की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो मेनली किस पर फोकस होता है। तो याद रखिएगा जो हमारे ओल्डर पीपल हैं, ठीक, उनको किस प्रकार केयर किया जाए, उनको किस प्रकार देखभाल की जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जीरियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। राइट बच्चा। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के, क्या क्या इनके पर्पजेज हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि उनके हेल्थ को, जो हमारे ओल्डर पीपल हैं, जो हमारे वृद्ध पीपल हैं, उनके क्या करना है, हमारे स्वास्थ्य को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है और किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ है उनकी रोकथाम करना है। राइट सर। नेक्स्ट क्या है हमारा, एजुकेट एंड सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको हमें एजुकेट करना है, सपोर्ट करना है। ठीक, इन केयरिंग फॉर ओल्डर एडल्ट्स, यानी कि जो हमारे वृद्ध पीपल हैं, जो हमारे ओल्ड पीपल हैं, उनको किस प्रकार जो है उनकी देखभाल की जाए। तो वो उनके परिवार वाले हैं, जो केयर गिवर्स हैं, केयर गिवर का मतलब जो उनकी देखभाल करने वाले हैं, उनको एजुकेट करना है, उनको सपोर्ट करना है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेबलाइज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, ऐसे जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना करना। राइट। चलिए अगला क्या हमारा, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड पैलिएटिव केयर। ठीक है, पैलिएटिव का मतलब क्या है, हमें कोई ऐसा केयर देना है, हमें उनकी ऐसी देखभाल करनी है जो देखभाल कैसी हो, पीड़ा रहे तो, यानी कि किसी भी प्रकार की उसमें पीड़ा ना हो। ठीक, दूसरा क्या है, उनको जो है कंफर्ट देना है। राइट। चलिए अब हम देखेंगे हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, यानी कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला है डाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है टीथ बिगिन टू लूजन और फॉल आउट। यहाँ पे आपने देखा ही होगा जो हमारे वृद्धावस्था, जो वृद्ध लोग हैं, हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है, उनके दांत कैसे हिलने लगते हैं, ठीक है, या गिरने लग जाते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक, डाइजेस्टिव जूस जो हैं, ठीक, वो बनने जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका पाचन सही से नहीं हो पाता है ओल्ड एज पीपल में। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, भोजन का आगे की ओर खिसकना। ठीक है, जब तक कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा भोजन आगे की ओर जो है डाइजेशन के लिए आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते क्या है, तो याद रखिएगा इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, यानी कि एक लहर सी आती है, स्पंदन से होती है, जिससे क्या होता है भोजन जो है आगे की ओर पुश होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है लो बॉबल मूवमेंट। यहाँ पे जो है आपको बॉबल मूवमेंट कम जो है देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्या पॉइंट है टेस्ट बड्स बिकम इनएक्टिव, यानी कि जो स्वाद ग्रंथियाँ हैं, जो हमें स्वाद को इन्हेंस स्वाद के बारे में जो बताती हैं बर्ड्स, ठीक है, कि कैसा स्वाद है, तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट बड्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, निष्क्रिय होने लगती हैं। राइट। अगला क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है। ठीक है, भूख की कमी हो जाती है। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, ठीक, यानी कि जो पचाने की जो क्षमता है ओल्ड एज पीपल में वो कम हो जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन से लेकर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है।
निमोनिया देखने को मिल सकती है, अस्थमा हो गया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है, स्लीप एपनिया यानी कि सोने में दिक्कत होगी, ठीक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस यानी कि रेस्पिरेशन में जो आपकी मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, उनमें क्या है, कमजोरी आने लगती है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे स्किन, ठीक है, यानी कि स्किन को लेकर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं आपको। तो सबसे पहले हमारा ड्राई स्किन, आपने देखा भी होगा कि जो ओल्ड एज पीपल है उनकी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ड्राई स्किन को हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, जीरोसिस कहते हैं, राइट। याद रखिएगा जीरो, जीरो कहीं भी वर्ड लग जाए, जीरो का मतलब ही होता है ड्राई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिंकल्स एंड पॉइंट लाइंस, आपको जो है झुर्रे, उनकी जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, झुर्रेदार हो जाएगी, रिंकल्स उनमें आने लगेंगे। दूसरा क्या है, पॉइंट लाइंस, ठीक है, यानी कि बहुत महीन महीन लाइनें आपको दिखाई देगी उनके स्किन पर, राइट। अगला क्या है, एज स्पॉट्स, जिसको हम लीवर स्पॉट के नाम से भी बच्चा जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लीवर स्पॉट को याद रखिएगा हम सोलर लेंटिजाइल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, तो दीज आर डार्क स्पॉट्स, ये कैसे होते हैं बेटा, डार्क स्पॉट्स होते हैं दैट डेवलप ऑन एरियाज फ्रिक्वेंटली एक्सपोज टू द सन। और ये कैसे जो हमारी ये स्पॉट है वो कैसे विकसित होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो धूप में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी जो व्यक्ति होते हैं उनमें आपको इस प्रकार के डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अगला क्या है, स्किन कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक। ब्रूसिंग, ब्रूसिंग का मतलब बेटा क्या होता है, चोट लगना, ठीक है, इसको हम टेक्निकल टर्म में सेनाइल पर्प्यूरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चोट लगने का बेटा यहाँ कारण क्या होता है, तो याद रखिए ऐसे कंडीशन में जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो उनकी स्किन होती है वो कैसी होती है, पतली हो जाती है, ठीक। ब्लड वेसल जो है वो फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, यानी कि जरा सा भी आप करो तो ब्लड वेसल से उनको फटने का डर रह सकता है, राइट। चलिए तो कॉज इजी ब्रशिंग, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी स्किन कैसी हो गई हो, थिन हो गई हो, और ब्लड वेसल्स कैसे हो गए हो, फ्रेजाइल हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रेशर अल्सर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बैक सोर्स, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बेचारे ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्या है, एक ही पोजीशन में बेड पे लेटे रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको घाव होने के चांसेस उनके शरीर में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इचिंग, ठीक है, जिसको हम प्लूराइटिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में आपने देखा भी होगा, खास तौर से लेग में, पैरों के पीछे साइड पर, तो देखा होगा आपने जो हमारी वेन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, राइट, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हार्ट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हाइपरटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ड्यू टू आर्टरीज बिकम स्टिफर एंड लेस इलास्टिक। और यहाँ पे हाइपरटेंशन का बेटा क्या कारण होता है, तो याद रखिएगा जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो कैसी जाती हैं, बहुत ही स्टिफ हो जाती है। स्टिफ का मतलब क्या है, वो कड़ापन आ जाता है, और इलास्टिसिटी जो होती है वो खोने लगती है, कम हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर्थियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, वेयर द आर्टरीज बिकम नैरो, जहाँ पे हमारे जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, एंड हार्डेड हो जाती हैं ड्यू टू बिल्ड ऑफ प्लाक। क्यों हार्ड हो जाती हैं ये आर्टरीज हमारी, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लाक का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है आगे की ओर, वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, स्वाभाविक बात है, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम CAD कहते हैं शॉर्ट में। तो CAD अकर्स व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज, हम जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी बेटा क्या होती है, ऐसी आर्टरीज जो हार्ट को ही जो है ब्लड पंप करती हैं, राइट, उनको पोषण देती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकर्स व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट बिकम डैमेज और डिजीज, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं बेटा वो कैसी हो जाए, हमारी डैमेज हो जाए, या उनमें कोई बीमारी लग जाए, ठीक, यूजली ड्यू टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है, एर्थेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड, यानी कि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं, जितनी उनको नीड होती है ब्लड की, जितनी ज़रूरत होती है उतना ब्लड हमारा हार्ट जो है पंप ना कर पाए,
ठीक है, ना उतना जो है ब्लड हमारे अंगों को पहुंचा पाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं, राइट। ठीक है, इट मे रिजल्ट फ्रॉम कंडीशंस लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में, हार्ट फेलियर की कंडीशन में आपको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है, राइट। चल नेक्स्ट क्या है, एरिथीमियाज। एरिथीमियाज हम जानते ही हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आर्टियल फिब्रिलेशन, राइट। चलिए अब हम बेटा देखेंगे नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया अल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंशिया, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जो मेमोरी है वो आपकी लॉस हो जाती है, कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो बौद्धिक क्षमता है, कैपेसिटी है, किसी मतलब कुछ करने की जो सोच है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सोच होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव जो पावर होती है यहाँ पे डिक्लाइन होने लगती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। यहाँ पे पार्किंसन डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ट्रिमर यानी कि कपकपी, स्टिफनेस कड़ापन, ठीक है। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट जो पेशेंट मूव करता है उसमें आपको बहुत ही स्लो गति से करेगा मूवमेंट, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट को हम टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे बेटा, ब्रेडी काइनेसिया। काइनेसिया का मतलब ये होता है बेटा काइनेटिक, यानी कि गतिज, गति, मूवमेंट, राइट। चलिए डिफ़िकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में पेशेंट जो है नहीं कर पाएगा, सही से बैलेंस नहीं अपने आप को कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड नॉन मोटर सिम्टम्स, ठीक है। नॉन मोटर सिम्टम्स जैसे कि यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्किंसन डिजीज़ के यहाँ पे साइनल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, स्ट्रोक। तो सडन नमनेस और वीकनेस, यहाँ पे क्या बेटा, आपको एकदम सुन्नपन। नमनेस का मतलब क्या होता है बेटा, सुन्न, ठीक। वीकनेस, कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के एक हिस्से में, ठीक है। यानी कि आधा हिस्सा मान लीजिए, ठीक है। तो आधे हिस्से में आपको जो है नमनेस या वीकनेस देखने को मिल सकती है, राइट। डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होगी, ट्रबल वॉकिंग, यानी कि टहलने में दिक्कत होगी या चलने में दिक्कत होगी, राइट। विजुअल डिस्टर्बेंस, यानी कि देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। सीवियर हेडेक, काफ़ी तेज जो है आपको सिरदर्द देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, एज रिलेटिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि एज से संबंधित जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसमें गिरावट आती है, जैसे फॉरगेटफुलनेस, यानी कि बहुत जल्दी भूल जाना। आपने देखा भी होगा जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं बहुत जल्दी चीज़ को भूल जाते हैं। अगला क्या है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते एक चीज़ को, राइट। अगला क्या है, स्लोअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, जैसे मैंने भी आपको बताया था, उनको उसमें उनके अंदर जो एक एबिलिटी थी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, अब वो कैसी हो गई यहाँ बेटा, कम हो गई, राइट। चलिए देखते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हमारा किडनी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बार बार जो है पेशाब आना, ठीक। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, पेशाब जो है वो बूंद बूंद करके टपके, तो उस कंडीशन को बेटा हम क्या कहेंगे, ड्रिबलिंग कहते हैं, राइट। नॉक्ट्यूरिया, ठीक है। नॉक का याद रखेंगे, कहीं भी अगर नॉक्ट वर्ड लग जाए, NOCT, ठीक है, जैसे नॉक्टर्नल हो गया, रात्रिचर, यानी कि ऐसे एनिमल जो रात्रि में चलते हैं या रात्रि में अपना शिकार करते हैं, तो वो नॉक्टर्नल हो गए। तो याद रखिए, कहीं भी अगर नॉक्ट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ही होता है रात्रि, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, नॉक्ट्यूरिया हो गया, यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन से, यानी कि रात में पेशाब आना, उसको हम क्या कहेंगे, नॉक्ट्यूरिया। तो वो आपको देखने को मिलेगा। डायसूरिया, कहीं भी अगर डिस वर्ड लग जाए तो डाइस का मतलब ही होता है डिफिकल्ट, यानी कि यहाँ पेशाब वाइडिंग करने में जो है पेशेंट को दिक्कत होगी, यानी कि पेशाब त्यागने में, क्लियर है। अगला क्या है, इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी, जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर हैं, वो कैसे हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे असंतुलित हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की एज काफ़ी हो गई है, पेशेंट ओल्ड हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है बेटा शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है पेशेंट। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको बीनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, हाइपर हो जाती है, यानी कि इनलार्ज हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारा टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कम आपको यहाँ पे सीक्रेट होगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहेंगे, एंड्रोपॉज कहते हैं। यानी कि एंड्रो का मतलब क्या होगा, नर से, यानी कि मेल जो होता है उसको हम एंड्रो कहते हैं। ठीक है, और पॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, यानी कि जो पॉरस शक्ति होती है वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी पेशेंट की। ठीक, प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिल सकता है। फर्टिलिटी जो है बेटा कैसी हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। वहीं अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो मीनोपॉज होते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स होते हैं ये मीनोपॉज से संबंधित होते हैं। राइट, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बेटा, जो हमारी बोन्स होती हैं वो कैसे हो जाती है, एकदम बिल्कुल वीक एंड सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है फ्रैक्चर्स जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है आपको यहाँ पे यूरिनरी से संबंधित इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि रेगुलर जो टाइमिंग होती है यूरिन की वो रेगुलर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, फर्टिलिटी भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेजिनाइटिस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 3 पॉइंट हमने रेड में करके दिखाया है, एक आपका वेजिनाइटिस यानी कि जब वेजाइना में सूजन आ जाए। ठीक, इंडोमेट्रियम लेयर में जो इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको हम इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। यूटीआई का मतलब जानते ही हैं आप, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन तीनों कैटेगरी क्यों होती हैं, तो याद रखिएगा जब बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तब ये आपको यहाँ तीनों कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। पहला क्या हो गया, वेजिनाइटिस हो गया, दूसरा हमारा एंडोमेट्राइटिस हो गया, और तीसरा क्या हो गया हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में लोग यूटीआई कहें। क्लियर है। चलो अब हम बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक नर्स की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है नर्सेस इवेलुएट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, यानी कि जो भी हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका ओवरऑल हेल्थ यानी कि संपूर्ण हेल्थ का जो है स्टेटस वो उसका असेस करेगी। ठीक है, मूल्यांकन करेगी। चेकिंग कैसे करेगी, तो बाय चेकिंग देयर मेडिकल हिस्ट्री, जैसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री हो गई। ठीक है, फिजिकल कंडीशन को देख के, है ना, तो ऐसे जो हम लोग हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को उसका मूल्यांकन कर लेंगे। अगला पॉइंट हमारा असिस्टिंग विद डेली एक्टिविटीज दैट ओल्डर पीपल मे स्ट्रगल विद, यानी कि देखो क्या होता है बेटा कि ऐसे उम्र में जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं वो किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। तो उनके स्ट्रगल को कम करने के लिए एक नर्स जो है हमारी हेल्प उनके काम को लेकर कर सकती है। राइट, चलिए अगला क्या है, इंश्योरिंग दैट ओल्डर पीपल टेक देयर प्रिस्क्राइब मेडिसिन करेक्टली, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवा है क्या वो दवा सही से ले रहे हैं, सही टाइम पे ले रहे हैं, क्या वो अपना ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो है हमें चेक करना है। ठीक, अगला क्या है, कीपिंग ओल्डर एडल्ट सेफ एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, और हमें ये भी बेटा देखना है कि किसी भी प्रकार के जो एक्सीडेंट से संबंधित रिस्क फैक्टर्स हैं उनको क्या है हमें बचाव करना है। ठीक, उनसे हमें दूर करना है पेशेंट को। ठीक है, जिससे हमारे जो पेशेंट है वो सेफ रह सके। राइट, अगला क्या है, हेल्पिंग ओल्डर पीपल मैनेज लॉन्ग टर्म इलनेस, यानी कि ऐसे हमारे वृद्ध पीपल जो ओल्ड एज पीपल है बेटा जिनको लंबी बीमारी है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, तो ऐसे जो पेशेंट है बेटा जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी हेल्प करना है। ठीक है, अगला क्या हमारा, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जब भी हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो साथ में इमोशनली हमें उनको साथ में अटैच रहना हो। ठीक है, अगला क्या हमारा पॉइंट है, इनकरेजिंग ओल्डर पीपल टू डू सो मच फॉर देमसेल्फ एज पॉसिबल, हमें जो ओल्ड एज हमारे पीपल हैं उनको हमें इनकरेज करना है कि वो अपना काम स्वयं करें। ठीक है, चल अगला क्या हमारा, टीचिंग ओल्डर पीपल एंड देयर फैमिलीज हाउ टू केयर फॉर देयर हेल्थ, हमें ओल्डर जो पीपल हैं या उनकी जो फैमिली है हमें उनको एजुकेट करना है, टीचिंग करना है और बताना है कि ऐसे लोगों की किस प्रकार जो है उनकी हेल्प की जाए, उनकी कैसे देखभाल की जाए। ठीक है, हमें उनके बारे में एजुकेट करना। अगला क्या है, एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड नीड्स ऑफ द ओल्डर एडल्ट, एडवोकेट का मतलब बेटा क्या होता है, वकालत करना। किस चीज़ की वकालत करोगे, तो उनके जो अधिकार है
यानी कि ओल्ड एज पीपल के जो अधिकार होते हैं, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों जो है उनकी हमें वकालत करना है, ठीक। इंश्योरिंग दैट रिसीव अप्रोप्रिएट केयर सर्विस एंड रिस्पेक्ट, हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि क्या उनको पर्याप्त मात्रा में जो है पर्याप्त तरीके से देखभाल मिल रही कि नहीं मिल रही है, जो भी सर्विसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। रिस्पेक्ट जो हमें देना चाहिए ओल्ड एज पीपल को वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।